नमस्कार दोस्तों। किसी सूबे का डिप्टी सीएम सीधे किसी जूनियर आईपीएस अधिकारी को अगर फोन करे और कहे कि मैं डिप्टी सीएम बोल रहा हूं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अभी कार्रवाई रोक दो, तो कोई अधिकारी क्या करेगा? तुरंत अपने डिप्टी सीएम के आदेश का पालन करेगा। लेकिन यह महिला अधिकारी औरों से अलग है, इसलिए इसने डिप्टी सीएम से पूछ दिया कि मैं कैसे समझूं कि आप बोल रहे हैं, आप मुझे डायरेक्ट मेरे फोन पर कॉल कीजिए। उसके बाद जो हुआ वीडियो में दर्ज है और सोशल मीडिया पर वायरल है। अब महाराष्ट्र की इस महिला आईपीएस अधिकारी को सत्ताधारी पार्टी एनसीपी की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। यूपीएससी को चिट्ठी लिखकर इस महिला अधिकारी के खिलाफ जांच की मांग की जा रही है। यूपीएससी को चिट्ठी लिखकर कहा जा रहा है कि इनकी नियुक्ति से जुड़े तमाम दस्तावेजों की जांच की जाए। और यह महिला अधिकारी कौन है? इनका कौन सा वीडियो वायरल है? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से ऐसा क्या कहा जिसके बाद इतना बवाल है कि इनकी नियुक्ति की जांच की मांग हो रही है? चीफ मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ। मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजीत पवार जी का फोन आया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको। तो मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है। मैं 1 मिनट मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? 1 मिनट मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? 1 मिनट मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? अपने इलाके में अवैध खनन के धंधे को रोकने गई महाराष्ट्र की एक महिला आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा को धमकाने का वीडियो वायरल होने के बाद डिप्टी सीएम अजीत पवार तो बैकफुट पर आ गए हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता अब इस आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा के पीछे पड़ गए हैं। गुनाह क्या था अंजना कृष्णा का? वीडियो में आपने देखा। उस वीडियो को देखकर आपको क्या लग रहा है? महिला आईपीएस अधिकारी को धमकाने वाले वीडियो पर बवाल होने के बाद डिप्टी सीएम अजीत पवार एक तरफ सफाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता यूपीएससी को ऐसी चिट्ठी लिखकर आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा के खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं। अजीत पवार की पार्टी के नेताओं के लिए इस मामले में जब अपने नेता का बचाव करना मुश्किल होने लगा तो उन्होंने इस आईपीएस अधिकारी को टारगेट करने का नया तरीका खोज लिया है। आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा के खिलाफ चिट्ठी में क्या लिखा है, यूपीएससी क्या कर सकता है, अजीत पवार ने अपनी सफाई में क्या कहा है, यह जानने से पहले इस धमकी कांड का बैकग्राउंड जान लीजिए। वैसे कल भी मैंने अपने वीडियो में विस्तार से बताया था। 2023 बैच की आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा इस वक्त सोलापुर जिले के करमाला सब डिवीजन में डीएसपी के पद पर तैनात है। अंजना कृष्णा को जानकारी मिली थी कि उनके इलाके में मुरूम का अवैध खनन हो रहा है। मुरूम एक किस्म की बजरीदार पथरीली मिट्टी होती है जिसका इस्तेमाल सड़क निर्माण में होता है। डीएसपी अंजना कृष्णा अपने इलाके में खनन माफिया के खिलाफ एक्शन लेने के लिए दल बल के साथ मौके पर पहुंच गई। उनके साथ राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी थे। खबरों के मुताबिक सोलापुर के कुर्दू इलाके में जब डीएसपी ने इलीगल सैंड मिनरल माइनिंग को रोकने की कोशिश की तो वहां काफी लोग जमा हो गए। सत्ता और सरकार के संरक्षण में माइनिंग का धंधा करने वाले लोगों को अंदाजा नहीं था कि इस तरह से कोई महिला पुलिस अधिकारी उन्हें रोकने उनके इलाके में पहुंच जाएगी। वहां गांव वालों से अंजना कृष्णा की बहस होने लगी और इसी बीच वहां मौजूद बाबा जगताप नाम के एक लोकल एनसीपी लीडर ने अपने फोन से सीधे अजीत पवार को मिलाकर डीएसपी अंजना कृष्णा को थमा दिया। अजीत पवार ने खुद को डिप्टी सीएम बताते हुए आदेश दिया कि यह काम रुकवाओ। अंजना कृष्णा ने पवार को कहा कि मुझे कैसे पता कि आप हैं, आप मेरे फोन पर डायरेक्ट कॉल कीजिए। इतना कहना था कि अजीत पवार बुरी तरह से भड़के और आईपीएस अधिकारी पर सीधे एक्शन लेने की बात करने लगे। इस वीडियो को देखकर कोई भी समझ सकता है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार किस तेवर के साथ महिला अधिकारी को, आईपीएस अधिकारी को धमका रहे हैं। अजीत पवार अंजना कृष्णा को धमकाकर न सिर्फ कार्रवाई रोकने के आदेश दे रहे हैं बल्कि उनके खिलाफ एक्शन लेने की चेतावनी भी देते दिख रहे हैं। मैं चाहता हूं एक बार फिर से पूरा वीडियो जो करीब करीब 1.5 मिनट का है, पूरे वीडियो को देखिए और उसके बाद बाकी बात। स्पेशल ऑफिस चाहिए हमको। हाँ, तो हमको उनको मदद करने का ही काम है सर। मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ। मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजीत पवार जी का फोन आया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा
उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको। सर उनको छोड़ दो। वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बताती हो। सर मुझे कैसे पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे सुनो हाँ। मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर, मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर, मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना। ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे को कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? डीसीएम सर मुझे पता नहीं है ना सर, मैं सिर्फ यही बोल रही। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सर समझ रही है वो आप बोल रही है जो नंबर दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। ठीक है सर, 944 आपका नंबर दे दो ना। सर 944 आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा से अजीत पवार की इस बातचीत का वीडियो वायरल होने के बाद से अजीत पवार की चौतरफा आलोचना हो रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर राज्य के डिप्टी सीएम होकर अपनी ड्यूटी कर रही एक जूनियर महिला आईपीएस अधिकारी को एक डिप्टी सीएम ऐसे धमका कैसे सकता है, वो भी तब जब वो महिला अधिकारी गांव वालों की शिकायत पर खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी। जब अजीत पवार चौतरफा घिरने लगे तो उन्होंने पूरे मामले पर लीपापोती करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी सफाई दी। अजीत पवार ने मराठी में जो लिखा उसका हिंदी तर्जुमा कुछ यूं है, सुनिए उनके शब्दों में, सिर्फ हिंदी है। सोलापुर के पुलिस अधिकारी के साथ मेरी बातचीत वाले वीडियो की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मेरा मकसद कानून का पालन करने में दखल देने का नहीं था, बल्कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि हालात न बिगड़े और शांति बनी रहे। मैं महिला पुलिस अधिकारी समेत उन सभी पुलिस अधिकारियों का सम्मान करता हूं जो साहस और ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं। मेरे लिए रूल ऑफ लॉ सबसे अहम है। मैं पारदर्शी प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध हूं और किसी भी तरह के अनलॉफुल एक्टिविटी या अवैध खनन के कारोबार के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के पक्ष में हूं। अजीत पवार की सफाई एक तरफ और उनकी धमकी वाला वीडियो दूसरी तरफ। कुछ कहने की जरूरत है क्या? वीडियो देखकर किसी को भी समझ में आ रहा है कि डिप्टी सीएम जैसे ऊंचे ओहदे पर बैठे अजीत पवार जैसे दिग्गज नेता ने अगर एक जूनियर अधिकारी को सीधे धमकाया और कार्रवाई रोकने को कहा तो उसका मतलब क्या है? अब पवार कह रहे हैं कि मैं अनलॉफुल एक्टिविटी या अवैध खनन के कारोबार के खिलाफ हूं। अगर खिलाफ हैं तो कार्रवाई रोकने का आदेश क्यों दे रहे थे? अब खेल देखिए, खुद अजीत पवार तो सफाई दे रहे हैं, लीपापोती कर रहे हैं और उनकी पार्टी के नेता यूपीएससी को चिट्ठी लिखकर आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा के खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं। यह चिट्ठी मेरे हाथों में है, सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है। महाराष्ट्र के एमएलसी एनसीपी के अमोल रामकृष्ण मिटकरी की तरफ से केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सचिव को, सेक्रेटरी को लिखी गई चिट्ठी 5 तारीख की चिट्ठी है। लिखा गया विषय अंजना कृष्णा आईपीएस के दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में। लिखा है, महोदय, मैं महाराष्ट्र विधानसभा का सदस्य होने के नाते आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अंजना कृष्णा आईपीएस द्वारा प्रस्तुत किए गए शैक्षणिक, जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच सत्यापन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। मतलब अब एनसीपी को लगने लगा कि जो महिला आईपीएस अधिकारी 2 साल से सर्विस में है, प्रोबेशन पे है, जिस महिला आईपीएस अधिकारी ने पवार की धौंस मानकर सीधे कार्रवाई करने की जगह से लौटने से इनकार किया या सवाल पूछ लिया कुछ, उस महिला आईपीएस अधिकारी की अब के दस्तावेजों की अब जांच कराना चाहते हैं। ये एनसीपी के नेता की चिट्ठी है। उसी में आगे लिखा है, प्रस्तुत अभिलेखों एवं जानकारी की सत्यता को लेकर संदेह व्यक्त किया गया है। अतः आयोग स्तर से विस्तृत जांच कराकर इसकी सत्यता सुनिश्चित की जाए और संबंधित विभागों को उपयुक्त जानकारी उपलब्ध कराई जाए। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया आवश्यक कार्रवाई की जाए। अमोल रामकृष्ण मिटकरी, 5 तारीख की चिट्ठी। आप सोचिए, ये साहब लिख रहे हैं यूपीएससी को, प्रस्तुत अभिलेखों एवं जानकारी की सत्यता को लेकर संदेह व्यक्त किया गया। भैया 1 तारीख को, 1 सितंबर को अजीत पवार और उस महिला आईपीएस अधिकारी से बातचीत हुई। 1 तारीख को अजीत पवार ने धमकी दी, सीधे एक्शन लेने की धमकी दी।
उस महिला अधिकारी का वीडियो वायरल हुआ 2 दिन बाद, यानी 3 तारीख से वायरल है। और अब 5 तारीख को जब चौतरफा घिर गए अजीत पवार, जब चारों तरफ से फजीयत हो रही है कि एक अधिकारी को उनके काम से, वो भी खनन माफिया के खिलाफ काम करने के अधिकारी को रोका जा रहा है, तब साहब चिट्ठी लिख रहे हैं कि इनके अभिलेखों और जानकारी की सत्यता को लेकर संदेह पैदा होता है। यह संदेह कैसे पैदा हो रहा है? इसके बाद, वीडियो वायरल होने के बाद। और अगर पहले से संदेह था तो पहले चिट्ठी लिखती। राज्य सरकार की तरफ से मुख्य सचिव, सत्ता सरकार इनकी है, लिखना चाहिए था चिट्ठी। और ऐसा हुआ भी है पहले एक IAS अधिकारी को लेकर, तो लिखना चाहिए था। लेकिन आप उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, शैक्षणिक, जाति प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उस अधिकारी ने सीधे सीधे एक तरह से कहे हुक्म-उदूली की, कार्रवाई वाली जगह से सीधे हटने की बजाय, जी सर करने की बजाय पूछ दिया कि सर हम कैसे माने, आप ही बोल रहे हैं। और उसके बाद यह स्थिति है। अब सोचिए जरा कि किस तरह से महाराष्ट्र में एक महिला IPS अधिकारी को काम करने से पहले रोका गया, सीधे डिप्टी CM की तरफ से, और अब किस तरह से उस महिला अधिकारी की घेराबंदी हो रही है। मतलब एक अधिकारी ने अगर अपनी ड्यूटी निभाने की कोशिश की तो अब उसके खिलाफ जांच की मांग होने लगी है। उससे थोड़ा बैकग्राउंड बता दें आपको कि अंजना कृष्णा केरल की रहने वाली हैं। पूरा नाम अंजना कृष्णा VS लिखती हैं। 2022-23 में UPSC उन्होंने क्वालिफाई किया। साधारण पृष्ठभूमि की रहने वाली अंजना के पिता कपड़े के छोटे मोटे कारोबारी हैं, केरला की रहने वाली। जैसा कि मैंने बताया, अंजना ने IPS अधिकारी बनने से पहले पढ़ाई के दौरान केरल के एक अखबार में कुछ दिन के लिए रिपोर्टिंग भी की थी, और 2023 बैच की अधिकारी हैं और अभी प्रोबेशन पर हैं और DSP के पद पर तैनात हैं। कायदे से तो होना यह चाहिए कि अंजना कृष्णा जैसे अधिकारियों की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन अब वो टारगेट पर है। NCP नेता पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं कि आखिर एक जूनियर महिला अधिकारी ने बिना कुछ पूछे अजीत पवार का हुक्म मानने की बजाय उन्हें पहचानने से इनकार कैसे कर दिया, और हुआ क्या था। और कनेक्शन देखिए, कहां गांव में, मुंबई से बहुत दूर सोलापुर के एक सुदूर गांव में पता चलता है वहां रेत बजरी या जो भी कुछ खनन का काम हो रहा है इलीगल, और वहां एक अधिकारी अपने दल बल के साथ पहुंचती है। और वहां जो गांव वाले हैं, जो NCP के कार्यकर्ता हैं, उनका कनेक्शन देखिए। वहां से एक शख्स सीधे फोन करता है डिप्टी CM को। मतलब गांव में जो रेत बजरी का धंधा हो रहा है, वहां जो बहस होती है, एक शख्स सीधे डिप्टी CM को फोन करता है और डिप्टी CM सीधे लाइन पर आता है और वो फोन पर सीधे महिला IPS अधिकारी को हड़काने लगता है कि वहां से हटो, जाओ, कार्रवाई बंद करो। होना क्या चाहिए था? अजीत पवार पहले पूछते, मामले को समझते, उस महिला अधिकारी का पक्ष जानते, और उसके बाद वो कहते कि आप देखो जो सही लगता है उसके हिसाब से करो। लेकिन उन्होंने तय कर लिया कि महिला अधिकारी की कार्रवाई को रोकना है। महिला अधिकारी ने वो वीडियो, उन्होंने भी उस वीडियो में दिखता है किसी को निर्देश भी, इशारा करती है वीडियो बनाओ। कैसे, कहां से वायरल हुआ उसके बारे में विस्तार से जानकारी नहीं। लेकिन ये कनेक्शन देखिए, और यही सवाल है हर राज्य में, जहां लैंड माफिया, ये बजरी माफिया, रेत माफिया, माइनिंग माफिया, कोयला माफिया, जो भी इस तरह के माइनिंग से के धंधे से, अवैध कारोबार से जुड़े लोग हैं, वो उनका कनेक्शन कैसे सत्ता और सिस्टम और शीर्ष पर बैठे लोगों से होता है। अब यहां लीगल क्या था, इलीगल क्या था, तो जांच का विषय है। लेकिन अधिकारी पर दबाव बनाया गया जो वीडियो में दिख रहा है, प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि मुख्यमंत्री को इस तरह से किसी अधिकारी को किसी सूरत में फोन नहीं करना चाहिए, और अगर किया तो पहले उस अधिकारी से उसका पक्ष जानना चाहिए था। लेकिन अजीत पवार तो अजीत पवार है, उनका बैकग्राउंड दुनिया को पता है। सत्ता में बने रहने के लिए अजीत पवार बीजेपी नेताओं की बैसाखी है, लिहाजा बीजेपी नेता भी अब अजीत पवार के साथ ही दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं और बीजेपी के पार्टनर अजीत पवार है। किसी IPS पर वैसे एक्शन लेने का अधिकार या तो गृह मंत्री को होता है या मुख्यमंत्री ले सकता है। अजीत पवार न तो, मतलब एक्शन मतलब ट्रांसफर, पोस्टिंग, संटिंग, जो भी माने, अजीत पवार न तो गृह मंत्री है न मुख्यमंत्री। ये पद तो देवेंद्र फडणवीस के पास है। खनन और राजस्व का महकमा भी बीजेपी के खाते में है। फिर पवार किस हैसियत से उस महिला IPS अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने की धमकी दे रहे थे? माफिया के खिलाफ कार्रवाई रोकना चाहते थे। हालांकि रेवेन्यू मिनिस्टर और बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने भी अजीत पवार के पक्ष में बयान देकर मामले पर लिपापोती करने की ही कोशिश की है। जरा सुनिए उनको भी। देखिए, कभी कभी जनप्रतिनिधि जो होते हैं, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, मंत्री होते हैं, इनके पास जो कार्यकर्ता आता है कि
मेरा साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तहसीलदार ने किया, डिप्टी कलेक्टर ने किया, पुलिस ने किया, तो हम तुरंत फोन लगा देते। तो फोन लगाने के बाद सामने वाली स्थिति कुछ मालूम रहती नहीं है। मुझे भी कभी कभी ऐसा होता है। तो सामने में जब स्थिति मालूम होती नहीं, तो सामने जब अधिकारी बताते हैं कि ये अवैध है, ये नियम के बाहर है, ये कायदे से नहीं है, लेकिन ये आने वाला बार बार कहता है कि मेरा कायदे से है, मेरा कायदे से, मेरा कायदे से है। ये जो कंट्रोवर्सी तैयार हो जाती है, उसमें से ऐसे इशू तैयार होते हैं। मुझे लगता है अजीत पवार जी कभी भी अवैध काम के लिए, गलत काम के लिए किसी अधिकारी को डांटने वाले अधिकारी नहीं है, डांटने वाले मंत्री नहीं है, हमारे नेता नहीं है। तो मुझे लगता है अजीत पवार जी के जो कुछ फोन उन्होंने किया था, मैंने भी देखा रात को उसको, तो उन्होंने जो फोन किया था वो आने वाला जो कार्यकर्ता, आने वाला व्यक्ति, इसको न्याय मिलने के लिए फोन किया, लेकिन उधर ये था कि वो अवैध रूप से कोई उत्खनन था। तो दोनों में फिर वो संवाद हुआ, उसका एक वायरल आया हुआ है, वीडियो वायरल हुआ है। तो मुझे लगता है कई बार ऐसा होता है कि सामने की स्थिति हमें मालूम होती नहीं। महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी सत्ता में पार्टनर है, तो अजीत पवार का समर्थन तो बीजेपी करेगी, लेकिन सब कुछ वीडियो में दर्ज है। अजीत पवार की मंशा अगर सही होती तो जैसा कि मैंने पहले कहा, वो कार्रवाई रोकने की बजाय, महिला अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने की धमकी की बजाय पहले मामले को समझते। अब विपक्ष के तमाम नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम होकर अजीत पवार का एक आईपीएस अधिकारी को खनन माफिया के खिलाफ, या जो भी वहां इलीगल एक्टिविटी हो रही थी, माइनिंग या जो भी, उसके खिलाफ एक्शन लेने से रोकना इस बात का सबूत है कि महाराष्ट्र में माफिया और सरकार की मिलीभगत से यह धंधा चल रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक सोलापुर पुलिस ने 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें ज्यादातर अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता है। इन पर अवैध खनन और सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने के आरोप है। टाइम्स ऑफ इंडिया में एफआईआर का जिक्र करते हुए कहा गया है कि बाबा जगताप, वही शख्स जिसने फोन मिलाकर सीधे अजीत पवार से फोन मिलाकर सीधे महिला आईपीएस अधिकारी को दिया, बाबा जगताप, नितिन माली, संतोष कपारे और अन्ना धाने समेत गांव के 15-20 लोगों ने पुलिस और राजस्व अधिकारियों को काम करने से रोका। उन सब का नाम या उन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और इस बीच विपक्ष का कहना है कि इस एफआईआर में अजीत पवार का भी नाम होना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल का कहना है कि इस घटना से पता चलता है कि राज्य में कैसे ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है और कैसे अधिकारियों को काम करने से रोका जा रहा है। एक महिला अधिकारी को सीधे डिप्टी सीएम की तरफ से धमकाने के सबूत के तौर पर वायरल वीडियो आने के बाद से राज्य की राजनीति में बवाल मचा है। एनसीपी नेता बेशर्मी से पवार का बचाव करने में जुटे हैं और विपक्ष घेराबंदी में जुटा है। गैर कानूनी खनन का मामला है। तो महिला अधिकारी आईपीएस अंजलि कृष्णा यंग ऑफिसर है, उसने उसकी इलाके की अवैध खनन का जो पूरा काम है बंद कर दिया। इसलिए बंद किया कि इस तरीके से गैर कानूनी खनन करने से सरकारी तिजोरी का नुकसान होता है और लोगों की कंप्लेंट्स उसके पास आई, उसने वो काम बंद करवाया। तो महाराष्ट्र के अर्थ मंत्री डिप्टी सीएम अजीत पवार ने उनको फोन पर धमकाया और उनको कहा, याद रखना वो काम करने वाले जो है गैर कानूनी, वो मेरे पार्टी के लोग हैं, आपको उनको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। और वो महिला अधिकारी बोल रही है, सर ये गैर कानूनी काम है, मैं नहीं कर सकती। तो अजीत पवार बोलते हैं, मेरे से पंगा मत लेना। अजीत पवार की भाषा है, अगर गैर कानूनी काम को सपोर्ट नहीं किया उस अधिकारी ने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महाराष्ट्र की हालत क्या है प्रशासन की, ये उससे स्पष्ट दिखता है। मैं देश के गृह मंत्री को ये आह्वान करता हूं कि एक युवा आईपीएस अधिकारी को आपको संरक्षण देना पड़ेगा। चलिए, विपक्ष के तमाम नेताओं के लगातार बयान आ रहे हैं, जैसे प्रियंका चतुर्वेदी जो उद्धव गुट की सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य, उन्होंने लिखा, एक्स पर लिखा है कि अजीत पवार के
एक्स पोस्ट का जिक्र करते हुए कहा कि अजीत पवार ने तो कहा कि मुझे पुलिस फोर्स और इसके अधिकारियों, खासकर महिला अधिकारियों के लिए सम्मान है और मैं रूल ऑफ लॉ को सबसे ऊपर मानता हूं। लेकिन उसी वक्त उनकी पार्टी के एमएलसी अमोल मिटकरी ने यूपीएससी को चिट्ठी लिखकर उस महिला आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा के एजुकेशनल और कास्ट सर्टिफिकेट की जांच करने को कहा। सवाल ये है कि अजीत पवार का एक्स पोस्ट किसने ड्राफ्ट किया? क्या उन्हें पता भी है कि उनके हैंडल से क्या पोस्ट हुआ है और उनका एमएलसी क्या कर रहा है? सुप्रिया सुले ने भी, जो शरद पवार की भतीजी हैं और सांसद हैं, उन्होंने भी ट्विटर पर लिखा है कि सत्ताधारी पार्टी के लोग आईपीएस अंजना कृष्णा की क्वालिफिकेशन पर सवाल उठा रहे, हमला कर रहे हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा अटैक है। जब चुने हुए लोग कैरेक्टर असैसिनेशन की साजिश करते हैं तो रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 और 311 को कमज़ोर करता है। फीमेल ऑफिसर को इस तरह से टारगेट करना जेंडर इक्वलिटी की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के खिलाफ है। इस तरह से उन्होंने लिखा है। उसके बाद केसी वेणुगोपाल, जो कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर्स में से एक हैं, महासचिव हैं, उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने जिस लहजे में आईपीएस अंजना कृष्णा से बात की, जो अवैध रेत खनन के खिलाफ ड्यूटी कर रही थी, वो दिखाता है कि सत्ताधारी एनडीए के लोग पावर में कितने चूर हैं। क्लासिकल मिसाल है कि टॉप लेवल पर किस तरह से कैसा कल्चर है और एक अफसर को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के बदले, तारीफ करने के बदले पवार ने उसे डांटना और उनके काम में रुकावट डालना ठीक समझा। इस तरह से आम आदमी पार्टी और अलग अलग दलों की तरफ से लगातार ये ट्वीट किए जा रहे हैं और जाहिर है एनसीपी की तरफ से बचाव किया जा रहा है पूरी बेशर्मी के साथ। सुनील तटकरे का बयान कल भी आया था, फिर उनका बयान देख रहा हूँ। जो एनसीपी के लीडर हैं अजीत पवार गुट के, उन्होंने कहा है कि मैंने दादा से बात की नहीं, मैं उन्हें 40 सालों से जानता हूँ, उनका नेचुरल वॉइस है, उसमें कोई गलत नहीं है। और अजीत पवार के बारे में कहना ही क्या, कल भी मैंने वीडियो में बताया था। अजीत पवार का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे और अजीत पवार के बारे में जो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं बीते 25-30 सालों में, और उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी नेताओं के जो बयान देखेंगे, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी शामिल हैं, अभी मौजूदा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल, किस तरह से अजीत पवार पर प्रधानमंत्री मोदी निशाना साधते रहे, भाषणों में कहते रहे 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले के आरोपी के तौर पर। और अजीत पवार अगर बीजेपी के पाले में ना गए होते तो पता नहीं कहां होते। कई एजेंसियां उनके पीछे थी, लेकिन पहली बार अजीत पवार, एक बार पहले तड़के उन्होंने शपथ ली थी देवेंद्र फडणवीस के साथ, वो सरकार बनी नहीं, चली नहीं, गिर गई। फिर से वो चाचा के पाले में गए, शरद पवार के पाले में, वहाँ भी फिर वो डिप्टी सीएम रहे। और अब जब एकनाथ शिंदे ने बगावत करके महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को बेदखल किया और ये सरकार बनी, और उसके बाद इस सरकार में बाद में अजीत पवार की भी एंट्री हुई, एक बैसाखी शिंदे की, एक बैसाखी अजीत पवार की। और अजीत पवार पर वो तमाम आरोप जो बीजेपी नेता लगाते थे, उन आरोपों से अजीत पवार को मुक्ति मिल गई, साफ सुथरे हो गए, क्लीन चिट मिल गई। और उसके बाद अब इस तरह से अजीत पवार की धमकी, इससे समझिए कि अजीत पवार या ऐसे लोग, सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग, इनका किससे किस लेवल पर क्या कनेक्शन होता है और राज्य में किस तरह के गोरख धंधे में शामिल लोग सीधे सूबे के डिप्टी सीएम को फोन मिला सकते हैं और वो डिप्टी सीएम पूरा मामला समझे बगैर सीधे जूनियर अधिकारी, आईपीएस अधिकारी को कहता है कि मौके से दफा हो जाओ, कार्रवाई बंद करो, वरना। तो ये सब कुछ अब दूध का दूध, पानी का पानी है, सब कुछ सामने है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकारों की ये भी ड्यूटी होती है कि अगर कोई महिला आईपीएस अधिकारी, पुरुष आईपीएस अधिकारी, मैं जेंडर की बात नहीं कर रहा हूं, अगर कोई ईमानदार अधिकारी अपनी ड्यूटी के प्रति पाबंद हो और ईमानदारी से इस तरह के काम करते हो किसी भी माफिया, गोरख धंधे और कारगुजारी या इस तरह के लनफद के खिलाफ, तो उस अधिकारी की हौसला अफजाई होनी चाहिए या उसे टारगेट पर लिया जाना चाहिए और उसे सजा मिलनी चाहिए। पता नहीं, इस जूनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारी 2 साल हुए, अभी प्रोबेशन पर हैं, डिप्टी एसपी हैं, डीएसपी हैं, पता नहीं इनके साथ क्या होगा। क्योंकि राज्यों में यह भी होता है कि अगर सत्ता के हिसाब से कदम ताल करते हुए, नतमस्तक होते हुए अफसर नहीं चलता है और इस तरह के सवाल जवाब करता है, तो उन्हें सन्टिंग में डाल दिया जाता है, उन्हें किसी ऐसी पोस्ट पर उनका ट्रांसफ़र किया जाता है कि उनका वहाँ रहना ना रहना बराबर हो। तो सवाल उठता है कि अब यूपीएससी क्या करेगा? क्या राज्य सरकार की तरफ से उन्हें संरक्षण मिलेगा? देवेंद्र फडणवीस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के संज्ञान में यह मामला आया? क्या अजीत पवार या उनकी पार्टी उस महिला आईपीएस अधिकारी को टारगेट करते हुए किसी तरह से उन्हें नुकसान पहुंचा पाएगी उनके प्रोफेशनल करियर पर? ये आने वाले वक्त में दिखेगा। फिलहाल
उस महिला आईपीएस अधिकारी की तारीफ करते हुए हम तो यही कहेंगे कि अधिकारियों में इतनी रीढ़ जरूर होनी चाहिए कि इस तरह से जब उसे गलत तरीके से अगर दबाव में लाने की कोशिश की जाए तो इसी तरह से सवाल पूछना चाहिए। लेकिन सत्ता की भी कुछ जिम्मेदारी होती है, सरकारों की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।